हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम फॉरेन ट्रेड के लेक्चर नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। इसके साथ साथ इस चैप्टर के अंदर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिसइक्विलिब्रियम होता है उसके बारे में जानेंगे और इस डिसइक्विलिब्रियम को कैसे गवर्नमेंट करेक्ट कर लेती है इस बारे में भी हम जानेंगे। तो बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसलिए एंड तक इसको देखें, इसको समझें। अगर आप स्टूडेंट हैं तब तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हो जाएगी, और अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड और पेमेंट की आपको मिल। तो जुड़े रहें लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपने अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर लें और दोस्तों के साथ उसको शेयर भी कर लें। फ्लैशबैक कर लेते हैं कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था ताकि आज के लेक्चर को समझना ज्यादा आसान हो जाए। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेड को समझा था, जिसमें हमने डोमेस्टिक ट्रेड और फॉरेन ट्रेड के बारे से बहुत कुछ जाना था। चूंकि हमारा मेन मोटिव था फॉरेन ट्रेड को समझना, तो हमने फॉरेन ट्रेड पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन की थी, जिसमें हमने फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को, और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट के जरिए से जो फॉरेन करेंसी आप रिसीव करते हैं और जो फॉरेन करेंसी आप पेमेंट करते हैं इंपोर्ट करने पे, उसको जाना था। और फिर ये भी जाना था हमने कि ये रिसीव और पेमेंट से फॉरेन रिजर्व किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, और फॉरेन रिजर्व कहाँ स्टोर होते हैं, या कौन इसका कस्टोडियन होता है। तो ये सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में जाना था। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस लेक्चर को सुन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज सबसे पहले जानते हैं हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के हवाले से। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं और मुख्तलिफ लंबी लंबी डेफिनेशन को याद कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मेरे इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको ये तमाम टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड में होता यह है कि कोई भी मुल्क जो भी एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर के अंदर, और जो भी इंपोर्ट करता है दुनिया भर से अपने मुल्क के अंदर, इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है पूरे एक साल का, जिसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में खास बात यह है कि इसमें सिर्फ विजिबल आइटम जो होते हैं, जिसको हम गुड्स कहते हैं, सिर्फ उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। सिंपल इसका फॉर्मूला है, वह है एक्सपोर्ट जितनी भी आपके मुल्क ने की है वो आप इंपोर्ट से माइनस कर दें, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। इसको हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए से। सबसे पहले एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि अगर आपका मुल्क 100 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है और 90 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करता है, इस सूरत के अंदर 10 बिलियन डॉलर आपके मुल्क के पास रह गए, तो ये कहलाता है सरप्लस ट्रेड, जिसको हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, जिसके अंदर एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। दूसरी एग्जाम्पल से जान लेते हैं। दूसरी एग्जाम्पल में अगर केस बनता है और आपका मुल्क 100 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है और 110 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करता है, तो ऐसी सूरत में 10 बिलियन डॉलर आपको इजाफी पे करने पड़े, जो कि आपके पास नहीं थे। इसी वजह से ये ट्रेड का डेफिसिट कहलाता है, जिसको हम डेफिसिट ट्रेड भी कहते हैं या फिर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तीसरी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर आपका मुल्क 100 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है और इतने ही बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करता है, तो फिर आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बैलेंस कहलाएगा। और यहाँ अब हम जान लेते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी बीओबी के हवाले से, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज की इस लेक्चर का। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्ट या एक रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर आपके मुल्क में आपके पास जितना भी पैसा एक्सपोर्ट की सूरत में रिसीव कर रहे हैं या इंपोर्ट की सूरत में आप पे कर रहे हैं, जितनी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस सब का टोटल रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट में रखा जाता है। मैंने यहाँ पे टोटल का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर विजिबल आइटम जो गुड्स होती हैं उनके साथ साथ जो इनविजिबल कमोडिटीज हैं, जिसको हम सर्विसेज कहते हैं, उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। मैं आपको रिकॉल करवा दूं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में अभी हमने जाना कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ गुड्स का रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि आप एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर गुड्स के साथ साथ सर्विसेज जो आप एक्सपोर्ट करें या फिर इंपोर्ट करें, उसका टोटल रिकॉर्ड रखा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप अपने मुल्क से जो भी एक्सपोर्ट की पेमेंट रिसीव करते हैं और जो भी इंपोर्ट की पेमेंट करते हैं, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाता है। करंट अकाउंट में हम कैपिटल अकाउंट ऐड कर देते हैं। अब हम डिटेल में जान लेते हैं कि करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन से आइटम्स और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स होते हैं, ताकि ये फॉर्मूला हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए।
अब हम जान लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से। जैसे कि आपने जाना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट और दूसरा होता है आपके पास कैपिटल अकाउंट। तो गवर्नमेंट जो होती है वो इन दोनों अकाउंट को मैनेज कर रही होती है, जिससे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैलकुलेट करती है। अगर हम करंट अकाउंट की तरफ मूव करें, पहले जानने के लिए कि कौन कौन से इसके अंदर चीजें शामिल होती हैं, तो करंट अकाउंट के अंदर विजिबल आइटम जितने भी होते हैं वो सब शामिल होते हैं। इसके साथ साथ इनविजिबल आइटम जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं। अभी हमने जाना है कि गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं वो विजिबल और इनविजिबल आइटम होते हैं। इसमें हम विजिबल आइटम के अंदर गुड्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, इसमें हम सर्विस का रिकॉर्ड नहीं रखते। तो ये बात ध्यान नशीन कर लीजिएगा, कोई भी गवर्नमेंट होती है तो वो विजिबल आइटम करंट अकाउंट के अंदर जो विजिबल अकाउंट को मेंटेन करती है वो गुड्स को मेंटेन करती है। इसके साथ साथ ये गुड्स जो होती हैं वो गुड्स एक्सपोर्ट भी होती हैं और इंपोर्ट भी, यानी कि जो एक्सपोर्ट गुड्स हैं उसका रिकॉर्ड भी आ जाएगा, और जो गुड्स इंपोर्ट की जा रही हैं आपके मुल्क के अंदर उसका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। और तीसरा है बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि हम जान सकते हैं इस बारे में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा सा पार्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड विजिबल आइटम का एक पार्ट है जो कि करंट अकाउंट के अंदर इसको हम काउंट करते हैं। इसके बाद आती है बात इनविजिबल आइटम्स की। तो इनविजिबल आइटम में सबसे पहले आता है सर्विसेज, और जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो इसमें सॉफ्टवेयर सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज और अदर जो के अलावा जितनी भी कंसल्टेंसी की सर्विसेज होती हैं, उसके नतीजे में जो भी आपके पास या तो पेमेंट करते हैं आप या पेमेंट रिसीव करते हैं, तो वो यहाँ पे सर्विसेज के हेड के अंदर यहाँ पे शामिल हो जाएगा। इसी दूसरा इसका हेड है इनकम का, यानी कि इनकम आपके मुल्क में आए या आपके मुल्क से जाए, वो यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनविजिबल आइटम के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी, जो कि करंट अकाउंट का इसका हेड होता है। जिसके अंदर नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि वो इनकम जो बाहर मुल्क से आपके पास आ रही है उसको आप ऐड कर लेंगे, और वो इनकम जो आपके मुल्क से बाहर जा रही है उसको माइनस कर लेंगे, तो नेट इनकम आपके पास आ जाएगी। इस तरह से जो लोन आप रिसीव करते हैं, यानी कि आपने कर्जा लिया है किसी मुल्क से या आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से, उस पर आप मार्कअप पे कर रहे हैं, तो वो मार्कअप वाला अमाउंट इनकम वाले हिस्से में करंट अकाउंट के अंदर आएगा। इसी तरह से जो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, वो ट्रांसफर भी पेमेंट्स यहाँ पे रिकॉर्ड आएंगे। लेट सपोज आप गिफ्ट रिसीव करते हैं या डोनेशन रिसीव करते हैं, आपको ग्रांट्स मिलती है, रेमिटेंसेस मिलती है, वो सारा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अब हम बात करेंगे दूसरे इसके अकाउंट की, जो कि है कैपिटल अकाउंट। जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो हमारे पास दो तरह की डिटेल आएंगी। एक आएगी कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, और दूसरी आएगी इसके अंदर लोन या फिर डेट। इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या चीजें शामिल होती हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो तमाम कंपनीज जो कि दूसरे ममालिक में काम करती हैं और वो आके अपना कोई काम आपके मुल्क में शुरू करती हैं और पैसा लगाती हैं, सरमायाकारी करती हैं, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाती है। इसमें नई कंपनी भी शामिल हो सकती है, और पुरानी कंपनी जो दूसरे ममालिक में काम कर रही हैं वो भी आके लगाएं, तो वो भी उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एफडीआई कहलाती है। इस तरह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। इसके अंदर बेसिकली डायरेक्ट तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती कंपनी की, लेकिन कंपनी का शेयर होता है, कंपनी के जो है वो उसमें पैसा लगा होता है किसी खास कारोबार के अंदर। इसी तरह से स्टॉक के अंदर या बॉन्ड्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही हैं बाहर से आपके मुल्क के अंदर, तो वो भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट होंगी। इसी तरह से जो लैंडिंग हो रही है, यानी कि आपने जो है वो लोन जो है दूसरे किसी कंट्री को पे किया है या दिया है, या फिर आपने किसी दूसरे मुल्क से या आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से जो है आपने लोन रिसीव किया है, आपको कर्जा मिला है, दोनों सूरतों के अंदर यहाँ पे आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये तमाम ऐड और लेस होने के बाद, यानी कि विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम्स को ऐड और लेस करने के बाद जो भी नेट इफेक्ट होगा वो करंट अकाउंट के अंदर आके प्लस या माइनस हो जाएगा। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट इनफ्लो आउटफ्लो के बाद लोन पेमेंट या फिर लैंडिंग जो भी होगी वो ऐड और लेस होने के बाद कैपिटल अकाउंट में आएगा। इस तरह से करंट अकाउंट का प्लस या माइनस वाला अमाउंट और कैपिटल अकाउंट का प्लस या माइनस वाला अकाउंट आपस में ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद वो जो नेट इफेक्ट आ रहा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, या तो वो सरप्लस में आ रहा होगा, या फिर वो डेफिसिट में आ रहा होगा, या फिर वो बैलेंस में आ रहा होगा। इसके बाद हम जान लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इतना जरूरी क्यों होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि बैलेंस बीओपी किस तरह फाइंड कर सकती है कोई भी कंट्री। जो भी पैसा मुल्क में आ रहा है और जो पैसा उतना ही पैसा मुल्क से जा रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस है, यानी कि स्टेबल इकोनॉमी आपकी मुल्क की है। इसी तरह से अगर जब आपके मुल्क से ज्यादा पैसा बाहर जा रहा हो और आपके मुल्क में पैसा कम आ रहा हो, तो ये वो सिचुएशन होती है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसमें डेफिसिट या खसारे के तौर पे शो हो रहा होता है। ऐसी सूरत के अंदर आपको खसारा कम करने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा दूसरे ममालिक से। तो कर्जा लेने की वजह से फिर आप मजीद जो है वो
क्राइसिस में चले जाते हैं आपकी इकोनॉमी। इसी तरह से जो सरप्लस बीओपी होता है उसके अंदर ज्यादा पैसा आपके मुल्क के अंदर आ रहा होता है और कम पैसा आपके मुल्क से जा रहा होता है, तो ये एक हेल्दी साइन होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अब हम जान लेते हैं वो कौन से ऐसे रीजंस हैं, कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी मुल्क का डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। तो सबसे पहला रीजन जो होता है वो होता है ट्रेड का इम्बैलेंस, ट्रेड का बैलेंस ना होना। इसमें होता है क्या है, इंपोर्ट ज्यादा हो जाती हैं एक्सपोर्ट के मुकाबले में, जिससे मुल्क का जो ट्रेड का डेफिसिट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बीओपी जो है वो डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट पर जाता है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में चूंकि प्राइसेस हाई हो जाती हैं आपके कंट्री की, तो जिसमें आप जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे पहले, अब वो चीज़ें एक्सपोर्ट वाली चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जब महंगी चीज़ें मार्केट में जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो वो लेस कंपेटिटिव हो जाएंगी, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जब महंगी चीज़ मार्केट में जाए तो ऑलरेडी आपकी चीज़ से ज़्यादा सस्ती चीज़ मार्केट में अवेलेबल हो, तो फिर आप कंपेटिटिव नहीं हो पाते वहाँ पे, और आपकी चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी डिमांड जो है फॉरेन मार्केट में वो कम होना शुरू हो जाती है, जिससे आपकी एक्सपोर्ट कम होने की वजह से बीओपी डिसइक्विलिब्रियम पाया जाता है। इसी तरह से एक्सचेंज रेट की जो फ्लैक्चुएशन है उसमें आपकी करेंसी जो है वो जब वीक हो जाती है या आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो दूसरी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे ममालिक से, आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उन चीज़ों को खरीदने के लिए, जो कि चीज़ें फिर महंगी हो जाती हैं। तो वो एक्सपेंसिव चीज़ें जब आपके मुल्क में आएंगी तो महंगी बिकेंगी। इसी तरह से एक्सेसिव बोरिंग एंड डेट्स, ये तो बहुत ज्यादा आप बोरो कर रहे हैं या बहुत ज्यादा कर्जा ले रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ये होता ही है कि आपको जो है वो लोन की रीपेमेंट करनी पड़ेगी। और जब लोन की रीपेमेंट करनी पड़ती है तो आपके पास जितने भी करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट से पैसा जमा होता है रिजर्व के अंदर, वो आपको उसमें से पे करना पड़ता है, जिससे आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो नेगेटिव पे शो कर रहा होता है, जो कि एक गुड साइन नहीं है कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। इसी तरह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, अगर वो डिक्लाइन हो जाती है या उसमें कमी वाकई हो जाती है, तो ये भी एक वजह है बीओपी की डिसइक्विलिब्रियम होने की। इसमें होता ये है कि इन्वेस्टर जो अपना पैसा वो निकाल लेता है और वो पैसा किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करता है, तो इस तरह से फाइनेंशियल गैप आपकी कंट्री में आ जाता है, और ये गैप आने की वजह से भी बीओपी पे असर होता है। अगला पॉइंट है हाई डोमेस्टिक कंजम्पशन। जब आप के लोग इस बात को प्रेफर करें कि जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हों, जो लोकली मेड प्रोडक्ट हैं उसकी कंजम्पशन कम कर दें और कंजम्पशन को बढ़ा दें इम्पोर्टेड आइटम को, तो फिर इस तरह से फॉरेन आइटम को ज़्यादा परचेज करने की वजह से गवर्नमेंट को ज़्यादा बिल पे करना पड़ता है इम्पोर्टेड आइटम के ऊपर, तो जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। इसी तरह से पॉलिटिकल अगर इंस्टेबिलिटी रहेगी आपके मुल्क के अंदर, तो गवर्नमेंट को सही तरह से गवर्न करने का टाइम नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट के कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, जिस पे तवज्जो गवर्नमेंट की कॉन्फ्लिक्ट रहेगी, और मेन जो उसका फोकस होना चाहिए था ट्रेड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वो इकोनॉमी के ऊपर तो वो नहीं रह पाएगा, तो जिससे बीओपी डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि अगर बीओपी डिसइक्विलिब्रियम हो भी गया है तो गवर्नमेंट इसको कैसे करेक्ट करे, इस डिसइक्विलिब्रियम को। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सपोर्ट प्रमोशन, के एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट अगर थोड़ी एक्सपेंसिव भी हो जाती है तो इंटरनेशनल मार्केट में वो क्वालिटी प्रोडक्ट से पहचानी जाएगी और उसका बायर इंटैक्ट रहेगा। और इस तरह से आप दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं कि आप चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए आप सब्सिडीज दे दें अपने एक्सपोर्टर्स को, तो जिससे क्या होगा, इससे सब्सिडीज की बेस के ऊपर उनकी चीज़ें महंगी नहीं हो पाएंगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। इम्पोर्ट कंट्रोल, इम्पोर्ट कंट्रोल किया जा सकता है। इम्पोर्ट के ऊपर जो है वो टैरिफ के ऊपर जो है वो इम्पोज कर दे गवर्नमेंट जो है टैक्सेस को, या लोकल गुड्स को प्रमोट ज़्यादा करे, और जो लग्जरी आइटम्स जो इम्पोर्ट किए जाते हैं उस पर जो है वो ज़्यादा टैक्सेस लगा दे या उस पर लिमिट लगा दे, इससे इससे कंट्रोल किया जा सकता है इम्पोर्ट को भी। इस तरह से एक्सचेंज रेट को एडजस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट, करेंसी को डी वैल्यू करके जो एक्सपोर्ट है उसको सस्ता कर दे, ताकि जो एक्सपोर्टर है मुल्क के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें और वो एक्सपोर्ट करें, ज़्यादा रॉ मटेरियल आपके पास आए, और आपसे इस तरह से इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो ऑलरेडी आपने इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाई भी है, तो ये पॉलिसी जो है से जो है वो इस पॉलिसी से भी जो है वो इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट को नॉर्मलाइज करने में। इस तरह से अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन इन्वेस्टर बैठा हुआ है जो मुल्क से बाहर है आपके, उसको अपने मुल्क में लाने के लिए इंकरेज करें, उनको बिजनेस के इंसेंटिव दें, उसको प्रमोशंस के इंसेंटिव दें, नई सारी से इंसेंटिव दिए जाएंगे गवर्नमेंट की जानिब से। तो फिर जो बाहर मुल्क में बैठा हुआ इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर, वो आपके मुल्क में आके सरमायाकारी करेगा, और जब पैसा मुल्क के अंदर आएगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो एडवर्स इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाएगा।
इस तरह से इन्फ्लेशन भी जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्राइसेस आपने कंट्रोल की होंगी, एक्सपोर्ट जो है कंपेटिटिव हो चुकी होगी और इंपोर्ट को आपने कंट्रोल किया होगा। तो सारी रीजंस हैं जिसकी वजह पे इन्फ्लेशन को आपने मैनेज करके बीओपी पे असर डाला होगा। इसी तरह इसके बाद बोरिंग और जो फॉरेन एड है, इसमें होता है कि शॉर्ट टर्म लोन्स के जरिए से या जो दूसरे ममालिक हैं, अमीर ममालिक, को आपके मुल्क की मदद करके भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम से, क्राइसिस से बाहर निकलने में। इस तरह से आप अपने मुल्क के अंदर टूरिज्म को या टूरिज्म की जो सर्विसेज हैं वो बढ़ा सकते हैं। उससे ये होता है कि जब टूरिस्ट आपके मुल्क में आएगा तो ना सिर्फ वो पैसे लेके आएगा, बल्कि बहुत सारी जो इंटरनल आपकी जो इंडस्ट्री होती है वो भी आपकी ग्रो करना शुरू हो जाएगी, और फॉरेन एक्सचेंज आपका इस सूरत में बहुत बढ़ जाएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने जाना बीओपी और ब्यूटी के बारे में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि तमाम तरह की वीडियो, इस तरह की लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।